उसकी लेने की एग्जैक्ट पद्धति से। अभी मैं हरड़ की बात एक आपको शुरू करता हूँ। ये थोड़ा ध्यान इसलिए देना है क्योंकि 100 साल अगर अच्छे से निरोगी जीवन जीना है तो हमारे खाने में टॉक्सिक आ रहा है, हवा में से टॉक्सिक आ रहा है, पानी के साथ टॉक्सिक आ रहा है, खाने में इवन माँ के दूध में भी कभी कभी डीएनए पाया गया है। तो उन टॉक्सिकों को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए क्या सरल चीजें, सस्ते से सस्ती चीज और अच्छे से अच्छा गुण देने वाली चीजें क्या क्या हमारे किचन में और आजू बाजू हो सकती है। तो ध्यान दिया जाए कि हरड़, जब मैं राजीव दीक्षित जी को पहली बार सुना कि हरड़ खाना, त्रिफला खाना, तो हम लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाली फैमिली है ना, कुछ क्रूर कोष्ठ, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्रूर कोष्ठ के लिए कितना भी करो बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, पूरी फैमिली वो बहुत सख्त आते हैं कभी। तो हम लोग ने तुरंत ट्राई किया, परिणाम नहीं मिला। त्रिफला ट्राई किया, परिणाम नहीं मिला। हरड़ ट्राई किया, परिणाम नहीं मिला। लेकिन मुझे राजीव जी के पर श्रद्धा थी, उन्होंने बोला तो कुछ होगा। मैं 15-20 साल घड़ी घड़ी हर महीने ट्राई करता था, लेकिन परिणाम नहीं मिला। लेकिन जब हमने फार्मेसी करी, हम हरड़ खरीदने गए कि भाई हम औषधि निर्माण करने जाएंगे, तब मार्केट में पता चला 20 रुपए से लेकर 2000 रुपए किलो तक की हरड़ आती है। तो सभी अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियां भी नब्बे के चक्कर में कुछ भी माल लेकर के उसका ब्रांड लगा करके बेच देती और परिणाम नहीं मिलता है तो आयुर्वेदिक बदनाम होता है। एलोपैथी से एक चीज सीखने जैसी, एक स्टैंडर्ड उसने दवाई का मेंटेन किया, वो स्टैंडर्ड भी हमको अच्छे से आयुर्वेद के अंदर लाना चाहिए। गुणवत्ता के पैरामीटर्स हमें तय करने चाहिए, तब आयुर्वेद को कोई नहीं रोक पाएगा। आयुर्वेद को आयुर्वेद वाले ही ज्यादा बदनाम कभी इनडायरेक्टली भूल से कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अच्छी दवाइयों का कमी। तो हरड़ को कैसे लेना है? हरड़ को लेते ही क्या काम करेंगे? वात, पित्त और कफ के ऊपर आयुर्वेद है, तीनों बैलेंस करता है। वायु का अनुलोमन करता है। अनुलोमन मतलब जहां से निकलना चाहिए वहां से वो वायु को निकाल देता है। फिर हरड़ का दूसरा गुण क्या है? बालों के लिए अच्छा है। फिर हरड़ का गुण दूसरा क्या है? वैद्य है, बुद्धि के लिए अच्छा है, बुद्धिवर्धक है। फिर हरड़ का दूसरा गुण चक्षुष्य है, आंखों के लिए अच्छा है। यहां मुंह के लिए अंदर अल्कलाइन कर देता है तो दांतों के लिए अच्छा है। हृदय के लिए अच्छा है। खून के हर एक खून के अंदर से टॉक्सिक निकालने का हरड़ के लिए औषधि कर सकते हैं। फिर हृदय के लिए अच्छा है। वैसे ही सारे 99% सारे दुनिया के रोग पेट से खड़े होते हैं, है ना। अभी तो सारी दुनिया भी स्वीकार कर रहे हैं, एलोपैथी की जगत कर रहे हैं। तो सभी प्रकार के पेट के रोग हरड़ अकेली पहुंच सकती है। हरड़ को दूसरी मां बोला है आयुर्वेद में। शायद सभी मां कुछ काट दे, कुछ गड़बड़ हो जाए भूल से, लेकिन पेट में गई हुई हरड़ से कभी नुकसान नहीं होता है, वहां तक वर्णन बोल दिया है। ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए क्वालिटी। ठीक है, वैसे ही हरड़ दूसरा एक बड़ा काम करती है जो कच्चा आम बना है। कच्चा आम मतलब क्या पता है? आपको कभी बीमारी आई, विरुद्धार खा लिया, कच्चा आम बन गया। फिर आपने हमारा ही दूध खाया, हमारी गाय का आपने घी खाया, वो कैल्शियम से लेकर जो भी चीज मोरिंगा से भी खाई, एब्जॉर्ब होने की प्रोसेस बंद हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो जब वो कैल्शियम खाया आपने, कैल्शियम शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, भले आपने ऑर्गेनिक खाया, तो क्या होगा? वो कैल्शियम किडनी स्टोन बनेगा या हृदय के कोई, आप सर्जन को, डॉक्टर को कुछ इतने बड़े बड़े कैल्शियम के कंकर निकलते हैं जब सर्जरी करते हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कच्चा आम। मूल में बहुत कम लोग जाते हैं। आयुर्वेदाचार्य भी हमको, मैं बोलता हूँ गंभीरतापूर्वक प्रैक्टिस करनी, हर कोई को पंचकर्म सीधा कह देते, कच्चा आम है उसको पंचकर्म नहीं कर सकते, उसको पहले कच्चा आम ठीक करना पड़ता है। तो उसमें भी पैकेज देने से पहले हमको उसको ठीक तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना पड़ेगा। और कच्चा आम ये हरड़ साफ करती है। हरड़ साफ कर दिया कच्चा आम तो क्या होगा? फिर आपने जो ऑर्गेनिक खाया, गाय का दूध खाया, अच्छे से सेल्स लेवल तक कैल्शियम पहुंचेगा, तो वो अवेलेबल फॉर्म में सब चीज हो जाती है इनडायरेक्टली। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हरड़ आपने जो खाया बचेगा। दूसरा उसका क्या गुण है? सभी प्रकार के कृमि को शांत करता है। तो बच्चों को एक दिन के बच्चे से लेकर के 100 दिन, 100 साल की कोई भी हरड़ दे सकते। सिर्फ गर्भवती बहनों को आयुर्वेदाचार्यों के अंदर में ध्यान रख के देख करके वो हरड़ देना चाहिए। हरड़ के अलग अलग बात है, जैसे कितना डिटेल में एक ही औषधि का आपको कितना बता रहा हूं। सवेरे लिया रसायन का काम करेगा, भोजन से पहले लिया दीपन का काम करेगा, मतलब भूख बढ़ाने का, भोजन के बीच में लिया पचाने का काम करेगा, भोजन के बाद में लिया अच्छे से पचाने का काम करेगा, रात को लिया दूसरा काम करेगा। आपको जुलाब हो गया, जुलाब हो गया, वही हरड़ को उबाल के लेंगे तो जुलाब ठीक हो जाएगा, है ना। एक ही हरड़ कितना काम करता है। ऐसे काफी आयुर्वेद
उसके कॉम्बिनेशन बदलते थे। तो कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही जन को लाखों औषधियों का समझ होना चाहिए, है ना। निदान बहुत कर लिया लेकिन औषधि नहीं है तो काम होता है क्या? निदान नहीं आया, औषधि अच्छा हो गया, सभी लोग पे काम करने वाला, काम हो जाएगा क्या? इसीलिए हमें आयुर्वेद के द्वारा गांव में, शहरों में इस सरल आयुर्वेद को लेकर के जाना है कि एवरीडे का डिटॉक्सिफिकेशन हरण करता है। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक है, खून में गया, खून की जितनी भी अशुद्धियां है, सभी अशुद्धियां हरण शमन करती है। वैसे ही उसके 2-2 महीने के विधान है। 2 महीना इसको सूंठ के साथ खाना चाहिए, 2 महीना घी के साथ खाना चाहिए, 2 महीना गुड़ के साथ खाना चाहिए, मधु के साथ खाना चाहिए, नमक के साथ खाना चाहिए। लेकिन घी में अगर प्रोसेस कर दिया 12 महीना का, तो उसका भी ये विधान है, आप उपयोग कर सकते हैं। हमने भी हर्बल का एक प्रोडक्ट बनाया प्राण का चूर्ण करके, तो चमड़ी से लेके बहुत अलग अलग प्रकार के पेशेंट, इवन सोराइसिस भी हम लोग सिर्फ 2-3 मेडिसिन से वहां पे परिणाम अभी ले रहे हैं। तो हर्बल को आपके जीवन में होना चाहिए, लेकिन वो क्या असर करेगा वो मैं बता देता हूं। जैसे आपने हर्बल लिया, 1 से 1.5 स्पून लेना होता है, टेबल स्पून, रात को सोते समय गर्म पानी में लिया, दूसरे ही दिन आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, मेरे को 3-4 बार पेट साफ करना पड़ता है। 1 हफ्ता आपके शरीर को एडॉप्ट होने के लिए जाएगा। 1 हफ्ते के बाद मोशन पतला ही रहेगा बट ऊर्जा बढ़ेगी। तो 1 हफ्ता आपको अनइजीनेस बॉडी में बहुत सारी फील होगी, पर चिंता का विषय नहीं है, सारे टॉक्सिक बॉडी में से वो निकालने की प्रोसेस चालू रहती है। तो कभी भी ये शुरू किया औषधि, तो ये चिंता का विषय नहीं है कि ये क्या हो रहा है शरीर के अंदर, वो अच्छे से टॉक्सिक को निकाल दिया, तो बहुत कम पैसे में आती है। इसीलिए हमें औषधि उपयोग करने के समय ध्यान देना है, जब तक फल से काम होता है, अपने आप दिए फल से, तब तक फूल नहीं तोड़ना है। फूल से काम होता है तब तक पत्ते नहीं तोड़ना है। पत्ते से काम होता है तब तक डंडियां नहीं तोड़नी है। डंडियों से काम होता है तब तक छाल नहीं निकालनी है। छाल से काम होता है तब तक मूल नहीं खोदना है ना। हमारे गुरुकुल में बच्चे एक पत्ता तोड़ने से भी पहले आमंत्रण मंत्र बोलते कि मैं एक पत्ता आपका ले रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए कुछ भूल गई हो तो, मेरे किस कारण में ले रहा हूं, उसके सामने मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको पानी पिलाऊंगा, और वो वृक्ष जिस आशीर्वाद के साथ वो पत्ता देता है, परिणाम ऑलमोस्ट निश्चित मिलता ही मिलता है। तो ये चीज हमें बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए। प्रकृति की रक्षा है ना। देखिए कुछ औषधि बहुत लुप्त होने के कगार पे है, हम आंख बंद करके बोलेंगे कि चलो फूल उखाड़ के लाओ, तो वो नाश हो जाएगी। तो अश्वगंधा है, उसका लाइफ पूरा हुआ तो ले सकते हैं, जिसका लाइफ पूरा है, जैसे जवारी का पूरा हुआ तो जड़ के साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत कम है, जैसे सीता अशोक है, उसको बड़ा करना बहुत मुश्किल है, उसका अति उपयोग कर देंगे तो लुप्त हो जाएगा पूरा। इसीलिए उसको बचाने के लिए हम सभी का एक विवेक होना चाहिए, हमारे घर में बचपन से प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक पत्ता भी तोड़ने से पहले उसके मन में ये भाव होना चाहिए तादात्म्य प्रकृति के साथ का, और उसके सामने गिव एंड टेक वाला मामला होना चाहिए। अगर कभी कोई मूल के साथ उखाड़ा भी, उसके सामने 10 पौधे उसके लगा देने हैं हमें, है ना। हमारे आजू बाजू घर के अंदर, खेत के अंदर कौन से पौधे लगाना मैंने लिस्ट बताया था, वो लिस्ट सारा इसके अंदर है, इसका अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, अभी जितना बनाते हैं, गोबर है, अंदर सरसों का थोड़ा पाउडर बना के डाल दिया, थोड़ा चने का आटा डाल दिया, मूंग का आटा डाल दिया, जब रगड़ते तब आपका रुधिर मिश्रण की प्रक्रिया अच्छी हो जाती है, हर एक सेल्स पे अच्छा काम हो जाता है। वो ऐसा कह सकते कि मर्म हर एक जगह पे दबना शुरू हो जाता है, खून का गतिविधि अच्छा हो जाता है, ऐसे ही काफी लोग दूर चले जाएंगे। तो थोड़ा रगड़ के 2-4 मिनट ऐसा बरोबर घिस के ना लिया तो हकीकत में काफी लोग ऐसे समाप्त हो जाते हैं। ना कि टॉवेल से भी आपका काम होता है, टॉवेल भी आपको जोर जोर से घिस के रगड़ के ना, हर एक सेल्स पे उसका काम अपने आप पे पॉइंट होता है ना। तो ये सारी चीज के अंदर सूक्ष्म अभ्यास करने जैसा है। पानी कैसे गर्म उपयोग करना, कैसे ठंडा करना, वो भी एक विषय है। उसके बाद में व्यायाम में भी कभी अतिरेक नहीं करना, ऐसा स्पष्ट बोला है। गर्मियों के अंदर ज्यादा नहीं करना, वो सारा डिटेलिंग हमने इसके अंदर बोला है कि प्राणायाम की सीक्वेंस, तो प्राणायाम की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, पहले क्या, बाद में क्या, बाद में क्या। तो ये सारी चीज को हम लोग हमारे जीवन में डाल सकते हैं। भोजन, सबसे हैवी भोजन सवेरे लेना चाहिए, उससे लाइट भोजन दोपहर को लेना चाहिए, उससे लाइट शाम को लेना चाहिए। सूर्यास्त के पहले और या सूर्यास्त के बाद उन्हें तुरंत खा लेना चाहिए, तो आपका पाचन का समस्या वैसे ही बहुत अच्छा रहता है। सवेरे जितना हैवी खाया उतना ज्यादा सेल्स लेवल तक आपका काम होगा, दोपहर को जितना हैवी खाया उतना अच्छा है। दोपहर को भोजन के बाद थोड़ा वामकुक्षी किया 10-15 मिनट, बहुत अच्छा है। वामकुक्षी की भी एक पद्धति है, वो शायद लुप्त हो चुकी है काफी, कि कौन सी सीजन में ज्यादा सोना
तो गर्मी की सीजन में ज्यादा सो सकते हैं, ठंड में ज्यादा नहीं सो सकते, पूरा ठीक है। सोना तो कैसे सोना, जैसे ऐसे सुबह सोए तो 16 सांस ली, राइट को 16 लिए और पलटी लेफ्ट मार के फिर 16, उसको मांसपेशी की एग्जैक्ट पद्धति के है ना। तो वो थियरी हम अगर हमारे बच्चों को सिखा दिए ना, कैसे सरल होते हैं उसको विज्ञान सिखाना है। हमारे गुरुकुल में बच्चे पलाटी मार के बैठते हैं, जैसे आपने पलाटी मारी है तो बच्चों को बोलना है पलाटी मारते हैं तो उनका भ्रमण यहाँ होता है, बेंचेस पे यहाँ होता है। तो हमारा क्यों श्रेष्ठ है उसको तर्क के साथ जब सिखाएंगे ना, तो बाहर वाला कोई भी बच्चा या विदेशी आके बोलेगा ना कि आप बैकवर्ड है, तो स्पष्ट बोलेगा कि नहीं, ये विज्ञान है, आपको पढ़ना है तभी दिमाग में कौन चाहिए वो ये है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, अति सुंदर बात है। और बोलेगा कि हम आपका अच्छा स्वीकार करने के लिए तैयार है, हमारा अच्छा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी अगर कोई और बहस करेगा तो बोलेंगे कि बैकवर्ड है तो आप हैं, हम तो नहीं है, हमारा साइंस ही अच्छा है ना। तो उसको जब एक बार नॉलेज आ जाता है ना, उसको नॉलेज कोई चोरी नहीं कर सकता, पैसा दिया चोरी हो सकता है, नॉलेज चोरी नहीं हो सकता। नॉलेज से उसको इतना अपग्रेड कर दो ना, उसको किसी की शर्म नहीं रहेगी, किसी का कॉम्प्लेक्स फील नहीं होगा, उसके पीछे का उसको विज्ञान पता होगा। खादी पहना है, उसका विज्ञान उसको पता होना चाहिए कि खादी के अंदर पसीना कैसे चूसता है, हवा का आवन जावन कैसे होता है, स्किन फ्रेंडली कैसे होता है। जब उसको नॉलेज है तो गांव वाला 10 लोग आके बोलेगा ना, 1 लाख बोलेगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसके लिए क्या अच्छा वो समझ में आना चाहिए। तो मेरी भी ये विनती है कि हर एक पहलू को थोड़ा थोड़ा आप समझिए, खुद समझिए, और ये प्रचार के विषय में छोड़ दीजिए, उसको कभी भी कोई बैक नहीं कर सकता है ना। अपने यहाँ पे जर्मन साइंटिस्ट भी आते हैं, यूरोप से भी काफी लोग आते हैं। आज एक आयुर्वेदाचार्य है, लंदन की सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव स्ट्रीट है जहाँ पे दुनिया के सारे सेलिब्रिटीज इलाज करवाने जाते हैं, वहां पे एक ही आयुर्वेदाचार्य प्रैक्टिस करता है और वो वहां पे अग्नि कर्म से ठीक करता है। अब वो गर्म सरिया लगाते थे ना पहले, वो गोरे लोगों को यहाँ पे गर्म सरिया लगा के ठीक करता है ना, अग्नि कर्म। एक्चुअली उसके पीछे का भी साइंस है। अग्नि कर्म करके हमारा घी से वो उसको जल्दी फटाफट ठीक करते हैं। वो हमारे यहाँ पे आए थे, हमको एक सम्मान करना चाहते थे, पूरे भारत भर के वैद्यों का उन्होंने बहुत अच्छा प्लानिंग किया था। मैं किसानों जो हरड़ लगा दिया 5 साल के बाद फल आएगा, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी को तो बहुत अच्छे से काम आएगा। वो फल बहुत अच्छे से आते हैं, उसको अच्छे से गौरव कीजिए, फल डेवलप कीजिए, वो लोगों को बांटना शुरू कीजिए। जैसे ही आप कोई भी औषधि खाना शुरू करते हैं तो मेरी विनती है उस औषधि का 2 से 5 पौधा पहले लगा दीजिए साथ साथ, ठीक है ना। कुदरत से हम लेने वाले हैं, उसके सामने देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेड़ पौधे बचाने बहुत जरूरत है, ठीक है। वैसा ही दूसरा एक चीज है विधारा। विधारा मैंने कल बताया था ना, बड़ा पत्ता गाय को लगा है तो उसको लगाने के लिए उस विधारा को समुद्र स्रोत बोलते हैं, विधारा को समुद्र गोप बोलते हैं, बहुत सारे उसके नाम हैं। उस विधारा के पत्ते कैसा भी घाव लगा हो, मनुष्य को, गाय को, कैसा भी घाव लगा हो, उस विधारा के पत्ते को चटनी बना के आप लगा दीजिए, घाव भरता ही भरता। डायबिटिक के पेशेंट को गैंग्रीन हुआ है, काटना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति है, उसमें भी विधारा का पत्ता चटनी बना करके वो हल्दी के साथ में लगा दिया या गौमूत्र के साथ लगा दिया, एक्सीलेंट परिणाम। जिसका पैर सूझ जाता है, जो हाथी पगार वो बोलते हैं हमारे गुजराती के अंदर, उसके अंदर इस विधारा के पत्ते को गौमूत्र के साथ चटनी बना के लगा दिया और उसको पान किया, परिणाम अति सुंदर। कैसा भी अल्सर हो, विधारा की प्रकृति उष्ण है, फिर भी वात पित्त कफ तीनों पे काम करता है विधारा। और वही विधारा आपने शरीर में खाया पत्ता ताजा, तो अंदर के अल्सर को ठीक कर देता है, अंदर के घाव को ठीक करता है। शरीर के अंदर कहीं पर भी घाव लगा, वहां पर भी जाके विधारा काम करता है। ऊपर तो काम करता है, साथ में अंदर को भी काम करता है। सेम वही पैटर्न के ऊपर विधारा कोई फोड़ा हुआ है शरीर के ऊपर, उसका 2 पार्ट होता है। पत्ते का ऊपर का भाग डार्क ग्रीन रहेगा, वो फोड़े के ऊपर लगा दिया, फोड़ा दब जाएगा अच्छे से। हरा लाइट ग्रीन पार्ट लगाया, वो लगाएंगे, हो गया। नेक्स्ट टाइम लाइट ग्रीन वाला पत्ता लगा दिया तो कोड़ा फूट के निकल जाएगा। अगर गाय को कभी कोई कोड़ा होता है, पत्ता लगा के ऐसे उल्टा पत्ता लगा दिया, कोड़ा घी में सातल के देशी गाय के घी के उसको तावड़ी पे पकड़ लिया और लगा दिया, कोड़ा फूट के अच्छे से निकल जाएगा। उसके ऊपर उसी की चटनी बना के लगा दीजिए, एक्सीलेंट परिणाम है। वही विधारा के पत्ते गेंदे के फूल के साथ में कॉम्बिनेशन करके चटनी बना के लिए एक्सीलेंट परिणाम है। आपका हड्डी टूटा,
किसी भी प्रकार का, वही विदारा की चटनी बना के, वही विदारा का पत्ता घी में सातल के लगा के, वही विदारा का पत्ता खाया, एक्सीलेंट परिणाम। वही विदारा की डंडक, ये विदारा मैं उतना बाहर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वो उत्तर से लेकर दक्षिण में हर एक गांव में ये हो सकता है। तो हमें वो बीज, हम आपको कुछ गांठे वगैरह देंगे, उसमें से आप डेवलप कीजिए। हम जैसे गौरव अमृता में ऐसी अच्छी अच्छी औषधियों का भी हमें डिसेंट्रलाइज करना है। बहुत गलती से विदारा होता है, इसकी मोटी मोटी डंठल हो जाती है, वो डंठल को काट के सुखा के उसका चूर्ण बना लीजिए, उसको दूध या घी के साथ में पान कीजिए। सप्त धातु पुष्ट करता है, शरीर की सातों धातु को पुष्ट कर देता है। तो वही पुष्ट शरीर करता है, जिसका कमजोर है उसको बढ़ाएगा, ज्यादा है उसको थोड़ा मीडियम करेगा। तो दोनों तरफ का काम करता है विदारा। और वही विदारा को अश्वगंधा के साथ जब 50-50% पे लेते हैं तब अश्वगंधा भी चूर्ण बन जाता है, वो भी शरीर को पुष्ट करने वाला बन जाता है। ये हो गया विदारा। वैसे ही अर्जुन के बारे में तो राजीव जी ने इतना अच्छा प्रचार किया है, हम घर घर में अर्जुन राजीव जी को दिल से धन्यवाद कहते हैं। वो आज भी सूक्ष्म रूप में यही चाहते होंगे कि देश में जल्दी स्वदेशी अभियान जैसी अच्छी गतिविधि हो, स्वाभिमान से देश बड़ा हो, क्योंकि उन्होंने जिंदगी उसमें खपा दी है। और सरल भाषा में इतने सारे विषय को आज तक देश में आजादी के बाद कोई नहीं ले पाया, उसको बंधन है मोटे मोटे, और हर जगह पे वो बसते हैं। हमें सभी को सम्मान करना चाहिए। अर्जुन के विषय में, अर्जुन की छाल के विषय में बहुत अच्छे से राजीव जी ने बताया, उस विषय में मैं डेप्थ में लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन उसको दूध के साथ जब पकाते हैं, उस पाउडर को थोड़ी मिश्री डाल के, तब वो क्षीर पाक हो जाता है। खून के लिए, हृदय के लिए अर्जुन दुनिया की बेस्ट मेडिसिन है, साथ में लीवर के लिए भी वो काम करता है। और वही अर्जुन अगर हमने गौमूत्र के साथ किया तो अलग गुण है, कच्चा खाया तो भी अलग है, पानी के साथ उसका चाय बना के पिया अलग है, पर दूध के साथ वो क्षीर पाक मेरी हो जाती है, तब वो श्रेष्ठ काम करता है। हृदय के अंदर खून का साफ करना एक अलग बात है, लेकिन हृदय के मसल्स को मजबूत करने की दुनिया की आज तक कोई दवाई नहीं निकली है। अर्जुन का क्षीर पाक सेवन करने से उसके मसल्स मजबूत होते हैं, पंपिंग अच्छे से होगा और खून का शुद्धि होगा, दोनों काम हो जाएगा। मतलब हृदय के रोगी के लिए अर्जुन का सेवन के साथ में पीपल का एक पत्ता, उसको बंधन करके मैच्योर पत्ता, न कच्चा होना चाहिए न बूढ़ा होना चाहिए, उसको जल चढ़ा करके प्रणाम करके एक पत्ता हर रोज खाली पेट खा लीजिए, हृदय के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाली चीज है। तो अर्जुन के पत्ते अभी देखिए, नहाने के लिए दुनिया का श्रेष्ठ, मतलब ऐसा कहते हैं साबुन से रगड़ के, अपन साबुन से इतना साफ होता है, उत्तर से इतना साफ नहीं होता है। अर्जुन का एक पत्ता रात को पानी में भिगो दीजिए, एक कटोरे में, वो सवेरे जहरी जैसा पूरा पानी बन, वो जैसे रगड़ के नहाएंगे इतना साबुन से भी फटाफट साफ होगा, बहुत क्लीन होगा। और वो अर्जुन के पत्ते से इतना साफ होगा, आपको ड्राई स्किन लगने लगेगी, शायद ये भी आपको लगाना पड़ेगा शायद, लेकिन इतना जल्दी से क्लीन होता है। एक पत्ते से आपका पूरा साफ सफाई शरीर के अंदर हो जाता है। तो आपको ये पेड़ लगाने चाहिए ऐसे। तो ये विज्ञान हमको गांव में वापस लेकर के जाना है कि किन पत्तों से, हरेका है, शिकाता है, जिससे बाल वगैरह साफ होते हैं। और अर्जुन की जो मैंने बात बताई वो आप महसूस करके देखिए, उसका सूखा पत्ता भी रात को देखेंगे वो भी जैली पकड़ लेता है, बट हरा वाला बहुत ही जबरदस्त जैली पकड़ता है। और नदी किनारे आप देखेंगे तो अर्जुन बहुत ज्यादा होते हैं। अर्जुन के पत्ते आपके खेत में गए, खेत में गिरे, मैंने आपको पेड़ बताए सारे, उसमें बाउंड्री पे अर्जुन है, उसके बाउंड्री के अंदर शमी है, वहां के पत्ते खेत में थोड़े थोड़े उड़ के गए, उसने पानी का जैली बना के ग्रहण करके रखा, नमी का काम करेगा कि नहीं? शमी का पत्ता गाय को खिलाते ही तीसरे दिन ही फैट दूध का बढ़ जाता है। वो कैसे करता है? तो सारी बातें हमने लिखी हुई है, मैं बहुत ज्यादा लंबा खींचने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक एक बिंदु बता रहा हूँ कि किस पुस्तक में क्या क्या चीज है जो आपके काम में लगेगी, जो आपके द्वारा गांव के लिए कैसे सुखाकारी साबित होगी। क्योंकि एक पत्ता अगर साबुन को रिप्लेस कर सकता है तो साबुन का देश का खर्चा कितना बच जाएगा गाँव का, है ना? आराम से फ्री में मिलेगा। ऊपर से पत्ता तोड़ना भी नहीं है, नीचे गिरा वो तुरंत वो दूसरे दिन कटोरे में डाल दिया, तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो हमें ये गतिविधि हमें अच्छे स्वरूप में लेके जानी है। वैसे ही शाम तुलसी आपके आंगन में होनी चाहिए, उसका पूजन होना चाहिए। कैसा भी बुखार आया, शाम तुलसी, तुलसियों के अंदर राम तुलसी, श्याम तुलसी, जंगल की तुलसी बहुत अलग अलग है, पर शाम तुलसी अति प्रभावी बने। कैसा भी बुखार आया तो आपने किलो शाम तुलसी काली मिर्च ले ली, थोड़ा मिश्री डाल के उसका चटनी बना के ले लिया, उसका काढ़ा बना के ले लिया, एक्सीलेंट परिणाम है। तो तुलसी भी बहुत अच्छे से, लेकिन तुलसी कभी भी चबानी नहीं चाहिए। चबाएंगे तो उसके अंदर मर्क्यूरी होता है, हमारे
दांतों का इनेमल घिस जाएगा। तो हमें ये लेने की विधि गाँव में पता नहीं होगी, भाई तुमको कब लेना है या चटनी बना के ले लेना है, उसका काढ़ा बना के लेना है, उसको लेने की विधि हमको समझनी पड़ेगी। कफ वाले को हमेशा शहद के साथ कॉम्बिनेशन लेना चाहिए और पित्त वालों को घी के साथ औषधि लेना चाहिए, ये कॉमन चीज है। मैं बोलूँ कि गिलोय जिसको सूट नहीं करती है वो मधु के साथ ले या घी के साथ, जल्दी काम होगा। गिलोय लगभग सबको सूट करती है, बट अगर सूट नहीं करती तब ये दो कॉम्बिनेशन से करेंगे अति सुंदर परिणाम मिल जाएंगे। तो गिलोय हमारे घर पे होनी ही चाहिए। गिलोय का ऐसा विधान है कि वो भी बात कफ दिनों पे काम करता है, सभी प्रकार के बुखार में काम करता है। हमने कोरोना के पेशेंट्स में गिलोय में एक्सीलेंट काम किया है। मोर देन 20,000 पेशेंटों के घर में गिलोय की कैप्सूल गौमूत्र के साथ हमारी गई है इसमें। और मैं ये कहता हूँ कि गिलोय को गौमूत्र के साथ बनाएंगे तो अलग होगा, घी के साथ बनाएंगे तो अलग होगा। गिलोय का दूध बनाने का विधान है, गिलोय क्षीरपाक। गिलोय को दूध में डाल के उसको उबाल के लेंगे, वो क्षीरपाक करता है, वो सभी प्रकार की चमड़ी के रोगों पे काम करता है। तो ये सारे विधान हमने लिखे हुए। तो गिलोय आपके घर में होनी चाहिए, आपके कैंपस में होनी चाहिए, गिलोय आपके खेत के किनारे होनी चाहिए। आपकी गौ माता को बुखार कैसा भी आया हो, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च और थोड़ी मिश्री मिला के ये काढ़ा बना के पिला दीजिए, उसमें बहुत अति सुंदर परिणाम है, हमने देखा है। तो गिलोय के कॉम्बिनेशन पे, तुलसी के कॉम्बिनेशन पे, सभी प्रकार के बुखार पे बहुत एक्सेलेंट परिणाम है। और आपके घर पे कांसा का एक कटोरी रखना है, कैसा भी बुखार है, अगर नहीं उतर रहा है तो थोड़ा घी लगा के ये तल में भी घसना है, तो वो काला पड़ जाएगा और अच्छे से वो गर्मी सोख करके आपको तुरंत शमन देगा। और आपको यहाँ पे थोड़े नमक वाला पोछा भी रख सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन पे तुरंत साथ में काढ़ा चालू कर देंगे। वैसा ही एक औषधि आपके घर पे होना चाहिए, पारिजात, है ना। पारिजात देव वृक्ष है, श्री कृष्ण भगवान नीचे लाए ऐसा भी बताया। बहुत अलग अलग विधान है। किसी भी प्रकार के जोड़ों का दर्द हो, किसी भी प्रकार का बुखार हो, सर्दी का हो, सब में पारिजात काम करता है। हमको लगता है पारिजात जोड़ों में ही काम करता है, लेकिन नहीं, पारिजात उष्ण है। तो बहनों को थोड़ा उसके अंदर मिश्री वगैरह लेकर के करना पड़ेगा, और जिनको ज्यादा पीते हैं उनको भी मिश्री के साथ करना है। 3 से 4 पत्ते लेने हैं एक गिलास में, आधा लेने में उसका उबालना है। कैसा भी साइड का हो, कैसा भी जोड़ों का दर्द हो, वो काढ़ा आधा गिलास रहा है, वो सवेरे खाली पेट ले लेना है। अगर पित्त की प्रकृति तो उसमें थोड़ा मिश्री मिला दीजिए, बहुत अच्छे परिणाम है। और वही पारिजात यहाँ पे चटनी बना के लगाना और खाना दोनों करेंगे तो भी परिणाम मिलेगा। अगर आपको बुखार है, वही पारिजात मिश्री, बुखार कौन सा इसके ऊपर डिपेंड करता है, मिश्री या मधु के साथ में कॉम्बिनेशन पे वो पारिजात लेंगे, परिणाम अति सुंदर। सीधा चबा जाएंगे तो कफ में और यहाँ गला के अंदर भी वो बहुत फायदा करता है। तो पारिजात अति दुर्लभ है, अभी उसको वापस जल्दी लेकर के आना है। और सभी गांव में जोड़ों के दर्द बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पारिजात से होता है। अच्छा, पारिजात देखिए, इसमें सब विधान हमने लिखे हैं, कैसे मिर्च के साथ लेना, कैसे गिलोय के साथ लेना, वो सारा पुस्तक के अंदर है। मैं थोड़ा बिजी ऐसे ऐसे बता रहा हूँ। तो पारिजात हर गांव में, हर घर पे होना चाहिए, क्योंकि आपको जोड़ों का दर्द है, साथ में आपको कैसा भी तकलीफ है। देखिए, ये देवी वृक्ष आते हैं ना, गौ माता आएगी, वो भी देवी तत्व है। सभी ईश्वर का वास उसके अंदर बोला है, सभी ईश्वर का वास अंदर बोला है। तो जैसे गौ माता आती है, मेरी विनती है उसके साथ भाव बदल दीजिए घर के अंदर। आपके घर में कोई गुरु महाराज आते हैं, हम कैसा अच्छे से करते हैं, ये यज्ञ होता है तो कितना मर्यादा पालन करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसका गोबर का लिपाई कर दीजिए, उतना वो कर दीजिए, बहुत ध्यान रखते हैं ना। हमारे घर में कोई पंथ के गुरु, धर्म के गुरु आए, हम कितना वो करते हैं। हम चाहे मंदिर पे जाए, हम मक्का में जाए, तो हम कितना मर्यादा के पालन करना शुरू कर देते हैं ना सब जगह पे। वैसे ही जब देवी तत्व गौ माता आपके घर पे आती है, अच्छे वृक्ष आते हैं, आपने थोड़ा सा मर्यादा पूर्वक जीवन चालू कर दिया, अतुलनीय परिणाम आपके घर पे आते हैं। मर्यादा पूर्वक जीवन जीना सिखाना है हमें। घर पे विकृत विकास नहीं चाहिए। नॉनवेज कम करके कैसे हम मांस बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि भाई हमारा शरीर नहीं बढ़ेगा, उड़द खाइए, उसको मांस बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो जैसे मर्यादा पूर्वक पालन करेंगे, अनवेज परिणाम मिलेंगे आपको। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पारिजात के नीचे आपको दर्द हो रहा है, आपका मन अशांत है, उसको प्रणाम करके पैर में से चप्पल निकाल के आपको हाथ में पकड़ के आप बैठ जाइए, आपको देखिए क्या परिणाम। और सीता अशोक, बहनों को दिक्कतें होती है,
भाइयों को भी मानसिक में बहुत ऐसा उग्रता रहता है। सीता अशोक के नीचे जाकर के उसको वंदन करके बैठ जाइए, 15 मिनट में आंख बंद करके खड़े हो जाइए, आप देखिए, महसूस करिए कि सीता अशोक क्या कर रहा है। मेरी विनती है, ऐसे पेड़ घर के अंदर होने चाहिए, ऐसे पेड़ हमारे खेत के अंदर होने चाहिए। और उदुपर के अंदर हम जिस कैंपस में है, दत्तात्रेय भगवान का वास है, वैसे ही नरसिंह भगवान ने भी वहां पे हाथ डाल के उनका शमन किया था, उसका चलन हो गया। उदुपर का फूल कभी नहीं दिखेंगे, फल ही दिखेंगे। वो भी वात पित्त और तीनों पे काम करता है। उदुपर उम्रा बोलते हैं उसको, उसके फल जो धूप में सुखाने के लिए मैंने गाय के लिए बोले थे कल विधान, पता है आपको, है ना? कितने लोगों को याद है? धन्यवाद। तो वो उदुपर के फल धूप में सुखा देना है, या छांव में भी थोड़ा दूर रख के वापस छांव में ले लिए, तो क्या होगा, उसके कीड़े निकल जाएंगे, बहुत कीड़े होते हैं अंदर। फिर उसका चूर्ण बना के, उसकी सुकड़ी बना के, उसको गर्म दूध में पका करके भी लेंगे, सप्त धातु पुष्ट हो जाएगा। पुरुष हो, स्त्री हो, गाय हो, बच्चा हो, सभी के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए वो सप्त धातु पुष्ट करने वाला चीज है। वही उदुपर का पत्ता कहीं पर भी आपको घाव लगा है, उसका चटनी बना के उदुपर का पत्ता लगा दीजिए, वहां पे अच्छा होगा। गाय माता को घाव लगा, चटनी बना के लगा दीजिए, अच्छा हो जाएगा। वही उदुपर को स्वीट बना के, जैसे हम लोग सुकड़ी बनाते हैं, आटा गुड़ और से सब घी वगैरह डाल के, वैसे सुकड़ी बना के खाइए तो अति सुंदर परिणाम मिलेंगे। वही उदुपर के नीचे की मिट्टी खेत में आप थोड़ा खाद बनाते तभी डालेंगे, अति सुंदर परिणाम मिलेंगे। वही उदुपर ईश्वरी तत्व वाला, देवी तत्व वाला वृक्ष है, उसको वंदन करके हर रोज आप उसके पीछे थोड़ा रहेंगे तो भी आपको बहुत आनंद आ जाएगा। तो हकीकत में बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष हमारे बाजू में है। पीपल का पत्ता भी मैंने बताया, हृदय के लिए दुनिया की श्रेष्ठ मेडिसिन है पीपल का, एक पत्ता नेचर पत्ता, लेकिन उसको जल चढ़ा के अच्छे से लेना है। और जो आंकड़ा रुई बोले ना, रुई मलेरिया का जो बुखार होता है, उसके लिए काफी लोगों को शायद पता हो कि दूध को गर्म करता है, और उस दूध को गर्म करते करते आंकड़े को, रुई को बंधन करके वो डंठल तोड़ के लिया, दौड़ के तुरंत वो डंठल, उसके अंदर दूध टिपकता रहेगा, वो टिपकता हुआ दूध उसमें घुमानी हो डंडी, उसी से दूध घुमाना शुरू करते हैं, लोहे के पात्र को बनाना है ना। तो जैसे ही वो घुमाते जाएंगे, मिश्री डाल के उसका पेड़ा होगा, वो पेड़ा साल में एक बार खा लो, 1 साल तक मलेरिया नहीं है। और बहुत अच्छा इसके अंदर परिणाम दिया, हजारों पेड़ा खा के बुखार पूरा साल नहीं आना, कितना अच्छा है ना। मिठाई खाना कितना अच्छा, हमारे पूर्वज सब लोग सारा विधान दे करके गए हैं। तो जिनको जो भी अनुकूल है, सब लोग मिलकर इसमें आगे बढ़े। और हम लोग ने प्रयोग किया है वहां पर भी, और हमने ऐसे हर वाले पेड़े खाए हैं, तो आप भी खा के देखिए, आपको आनंद मिलेगा। हर रोज 1 से 1.5 लीटर दूध पीता हूं, हर रोज मिठाई खाता हूं। अगर ये नहीं कर सकते, कैसे? उसकी खाने की भी फिर से ये बात कि घी की कुछ भी आइटम खाइए, उसके ऊपर पानी ठंडा नहीं पीना। मिठाई खाई या दूध घी खाया या घी खाया, उसके ऊपर ठंडा पानी, मटके का पानी, नॉर्मल पानी नहीं पीना है। तो गर्म पानी पिएंगे तो फायदा होगा उसका, जो घी का फायदा है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो घी किसी के भी साथ खाइए तो घी को कैसे भी करके उसके साथ पानी का मेल, ठंडे पानी का तो बिल्कुल नहीं, विपरीत है। तो देशी गाय का खाएंगे तो भी फायदे की जगह पे वो नुकसान हो जाएगा। तो खाने की विधि क्या है? अलग अलग प्रकार से। जैसे किसी को गांव में आपको लगे कि सुखड़ा वगैरह लगे, भूख नहीं लगती है, पाचन ठीक नहीं है, अपाचन है, तो उसको भोजन से पहले 2 चम्मच घी में सौंठ आती है ना, सौंठ, और उसको कम रहता है, उसको थोड़ा सेंधा नमक की चुटकी डाल के मुंह में डालेंगे। 15 मिनट पहले भोजन के, 10 मिनट पहले देखेंगे कि 10 दिन के अंदर ही बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। विश्व वैश्य बोला, आयुर्वेदाचार्य बहुत कम मतलब, ठीक है ना। जब हम गांव में प्रचार करने जाते हैं तो मैंने 20-50 औषधि अलग अलग धीरे धीरे करके छांट के जो लिए है, उसकी एक गुण है, उसको गुण आयुर्वेद के अंदर हमको सरल भाषा तो गाय के विषय में, आयुर्वेद के विषय में हमारी शालाओं में ये पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन शालाओं में जब तक नहीं है तब तक हमारा धर्म बन जाता है कि हम सीखे और हमारे बच्चों को थोड़ा बेसिक समझाएं, हम सीखे, हमारे गांव में थोड़ी बातें पहुंचाए, उसके गुण समझेंगे तो आपको एक कॉम्बिनेशन करना समझ इजी हो जाएगा। जैसे वो पुस्तक में हमेशा शीत बातें आएगी, अगर आगे औषधि, शीत मतलब ठंडा करने वाली होती है, उष्ण मतलब गर्म, स्निग्ध मतलब चिकना, स्निग्ध होता है, रुक्ष मतलब सूखा कर देता है,
तीक्ष्ण का अलग कॉम्बिनेशन है, अरुक्ष मतलब कम सुखाने वाला, कोशिकाओं तक दूर और अंदर तक पहुंचाने वाला। तीक्ष्ण जैसे मैंने घी का बोला ना, घी कितना पुराना होगा, शायद कल बोला था है ना, जितना पुराना होगा तीक्ष्ण हो जाएगा। तीक्ष्ण मतलब एक एक सेल्स लेवल तक डेप्थ में जाने वाला। देखिए घी का आयुर्वेद में स्पष्ट वर्णन है, 1 साल पुराने घी का ये गुण, 10 साल का ये गुण, 100 साल का ये गुण, प्रपुराण बोलते 100 साल, ऐसे 1000 साल और 10,000 साल पुराने घी का ये गुण। कितना अभ्यास किया होगा तो ये तीक्ष्ण घी बन जाता है। जितना पुराना होगा, जितना ज्यादा पुराना उतना ज्यादा गुण बनता है। कब बढ़ गया तो घी यहाँ पे पुराना घी हमारे बचपन में गांव में ये इधर लगाने की परंपरा थी, तो उसको छाती पे घिसके लगाते थे, तो कब अपने आप पता होता था बच्चों को, तो वो तीक्ष्ण वाला घी ऐसे काम करता है। गुरु मतलब पचाने में भारी होता है, लघु मतलब पचा स्वाद। देखिए हर एक चीज के कितने स्वाद, वो कॉम्बिनेशन कटु कषाय लवण, तो ये लवण मतलब नमकीन, कषाय मतलब पूरा जो आंवला होता है, हरड़ होता है, वो कषाय स्वाद का होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। आप एक बार पुस्तक इसको जब पढ़ना शुरू करेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी कि हमें हमारे जीवन में क्या लेना, कितना लेना। वैद्य मतलब बुद्धि बढ़ाने वाला, बल्य मतलब बलवर्धक, वर्ण मतलब रंग रूप सुधारने वाला, ऐसे बहुत सारे गोविंद मतलब सभी प्रकार के गोपी को शमन करने वाला। दीपनीय अग्निवर्धक, तब पाचन शक्ति बढ़ा, अग्नि बढ़ा जाता है। हमारा अग्नि मन है वो भी बहुत बड़ा रोग है ना। तो वो सारे चीज को हम लोग गांव में जब जाते हैं तो धीरे धीरे ये सारी बेसिक हम बातें लेकर के जाते हैं। अभी देखिए वो रस आपको कैसे ये पुस्तक में समझ आएगा, ये इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ कि ये पुस्तक जब भी आपके पास आएगी तो मैंने ये पहले पत्ते में बोला कि ये रस है, फिर आप थोड़ा ऐसा है वीर्य शरीर में ठंडक बढ़ाने वाला, दोष वात पित्तनाशक, कफ वर्धक, शरीर में थोड़ा कम अधिक हो कभी दूध नहीं लेना चाहिए, कफ अधिक है तभी वो फायदे की जगह पे नुकसान करेगा, बुखार है तो फायदे की जगह पे दूध नुकसान करेगा। इससे लेना क्या सारे इसमें लिखे, स्निग्ध है दूध, अति रुचिकर है, मेद्य बुद्धिवर्धक है, बलवर्धक है, ओजवर्धक है, तो है ना डिटेल, तो आपको अपने आप को कोरिलेट हो जाएगा, बच्चों को कोरिलेट हो जाएगा। फिर अन्य तो धातुवर्धक है, रसायन है, तो शांत और अपना मन में सुख देने वाला है ना, प्रफुल्लित करने वाला, रक्त और वीर्य बढ़ाने वाला। तो सारे उसके गुण आपने देखे कितने सारे गुण हैं। आयुर्वेद ने वहां तक डिटेलिंग बोला कि कभी आपने कड़वा चीज खाया, पचने के बाद वो मधुर बनता है कि कड़वा बनता है, वहां तक उसने अभ्यास कर लिया। अभी वो शरीर में जाके उस समय कैसे महसूस किया होगा, है ना। तो ये चीज सभी चीज हमको समझनी चाहिए कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी क्या थी जिसके वजह से हम लोग आ गए। नेक्स्ट 10-20 पत्ते तक जाएगा, है ना पूरा। अगर घी आपने 10 बूंद डाल दिया पास कर जाएगा, पूरा आस पास निकल जाएगा। तो कितना उसके अंदर गुण है वो सारे लेयर को पास करके आपके दिमाग तक शांति पहुंचाने का घी काम करता है। पर देशी गाय का घी होने का घी होना चाहिए, ठीक से पका हुआ घी होना चाहिए। नस्यम बोलते हैं उसको, 3 बोल तक पर अच्छे से जा सकते हैं। हम लोग वहाँ पे नस्यम बनाते हैं, अलग अलग गोत्र की गाय को अलग अलग औषधियों डाल के बनाते हैं, बहुत अच्छी नींद होती है। घी यहाँ पे डालने से आप जिनको भी नींद की दिक्कत है सबको आंख बंद करके कह सकते हैं नींद साउंड स्लीप हो जाती है। साउंड स्लीप मतलब 10 घंटे आप सोते हैं उसके बाद 6 घंटे से भी पहले। जिन बच्चों को एग्जाम चल रहे नींद पूरी नहीं हो रही, पढ़ना है, जैसे ही सोए डाल के आप जगाइए फ्रेश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी उसका उठना भी संभव हो जाएगा। तो घी नाक में जब डालते हैं दूसरा एक फायदा ये होता है दिमाग का स्ट्रोक कभी भी नहीं आया। दिमाग का स्ट्रोक आया और तुरंत घी डाल दिया तो बहुत अच्छे परिणाम, बहुत रिकवरी हमने हमारी नजर के सामने देखी हुई पेशेंटों के अंदर। वहाँ पे ब्रिज कैंसर अस्पताल के अंदर भी हम लोग ने उसके कुछ प्रयोग हमारे परिचित डॉक्टर ले रहे, अपने ही से ले रहे, और पैरालिसिस के पेशेंटों के एक्सीलेंट परिणाम घी के मिलना शुरू हो गए। तो हमें पैरालिसिस किसको अटैक आया तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाते जाते ही पहले अगर 3 खुद नाक में डाल देखिए क्या गजब है, बहुत एक्सीलेंट परिणाम है। तो घी को आप कैसे भी करके नाक में बूंद डालेंगे, अच्छा परिणाम होगा। किसी का नाक बंद है, कैसा भी दिक्कत है तो घी डालेंगे या सरसों की एक तेल की बूंद डालेंगे, नाक तुरंत खुल जाएगा। सर्दी कफ की वजह से आपको दिक्कत होगी, तुरंत खुलता है, अच्छे से खुलता है। तो ये चीज घी के लिए हो गई। नेक्स्ट